जय हिंद। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हम एक तरफ से सभी तरह के सवालों को लेकर के आपके पास रोज आते हैं और इस उम्मीद में कि सभी लोग अपने आप को मैथमेटिकली लिटरेट कर ले जाएंगे एग्ज़ाम से पहले तक। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे यूपी सिपाही आ रही है, एक लेखपाल आ रहा है, वीडियो के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ों के लिए आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी बिल्कुल रेस्ट का समय नहीं है। ध्यान रखिए, हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, आइए चर्चा करते हैं इस पर। हर टॉपिक से सवाल होंगे, छोटे सवाल होंगे, बड़े सवाल होंगे, बस आपको रफ्तार पकड़नी है, कितनी जल्दी से आप इसकी रफ्तार पकड़ सकते हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब सोचो इसको योग बताने के लिए क्या कर सकते हैं। 75 से 97 तक करना है, यानी कि आपको 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस डॉट 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 प्लस 97 यही जोड़ना है। अब देखो, पूरा लिख करके जोड़ना असंभव है ना, तो फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। अब दो तीन तरह से बात अब इसको सोच सकते हैं, दोनों तरह से सवाल उत्तर आ जाएगा। अगर आप नेचुरल नंबर वाला फार्मूला याद करें, एन एन प्लस वन अपान टू वाला, तो आप 1 से लेके 97 तक का योग निकालें, उसमें से 1 से लेके 74 तक का योग माइनस कर दें, बड़ा हो जाएगा। आपके पास एक दूसरा तरीका बहुत अच्छा होगा, एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल वाला फार्मूला, क्योंकि इसका प्रथम पद भी पता है, आखिरी पद भी पता है, तो ए प्लस एल वाला फार्मूला बहुत जबरदस्त होगा। बस उसके लिए यन की जरूरत पड़ेगी। यन चलो निकाल लिया जाए। यन कैसे पता चलेगा? अगर आपको यह पता करना हो कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे पता करेंगे? आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम घटा दीजिए। अब जो उत्तर आए उसमें एक मिला दीजिए, बस काम हो जाएगा। क्या करेंगे, यन की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो यन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, देखते जाइए, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, ये हो गया। अब इसी में एक मिला देंगे, ये पता चल जाएगा 23 संख्याएं हैं आपके पास। जब 23 मिल गई, अब क्या पूछना है, एस एन बराबर एन बटा दो ब्रैकेट में ए प्लस एल, एन क्या है 23 बटा दो, और ए की जगह पे 75 और एल की जगह पे 97, यही जोड़ना है आपको। तो ये आ गया 23 बटा 2 और गुणा 7 और 5 12, 1 10 7 17, 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 2 6 12, यानी 23 गुणे 46। आप देख लो 3 6 18, इकाई अंक सब में है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लोग बनाते हैं। तो अगर हम गुणा करें तो 6 3 18 हासिल हुआ 1, 6 दूनी 12 और 8 3 24, 24 12 36 137, 3 8 दूनी 16 3 19, 1978 ये रहा उत्तर। हमने यहाँ वैदिक गुणा किया है, आराम से उत्तर आ गया, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सामान्य तरीके से आप इसका उत्तर देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा सवाल, कहते सरल कीजिए। आप जानते हैं इसको सरल करना, पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद उसमें एक मिला देंगे। हल कैसे होता आप जानते होंगे, 5 1 5 और 4 9, 9 बटा 4। अगर 9 बटा 4 है तो पक्का ही 4 बटे 9 होने जा रहा, तो 4 यहाँ हो जाएगा और बटा 9 हो जाएगा। आप जानते हैं इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तिया में 9, अब 3 1 3 और 4 7 बटा 3, 7 बटा 3 जो है 3 बटा 7 बन जाएगा, तो यहाँ आप 3 लिख देंगे और यहाँ 7 लिख देंगे, तो 6 बटा 7 आ जाएगा, यानी कि 1 धन 6 बटा 7 हो जाएगा। 7 1 7 और 6, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है, एक तरफ से करते हैं। लिखा हुआ है, पहले इतना हल कर लेंगे, इस दूरी को पहले हल कर लेंगे, उसमें जोड़ेंगे। आओ देखते हैं, 2 बटा 1 धन 3 बटा 1 धन 4 बटा 5, तो आप करेंगे 5 के 5 और 4, 9 बटा 5, 9 बटा 5 जो है, देखो 5 के 5 और 9, 9 बटा 5 करेंगे, तो यहाँ 5 बटा 9 हो जाएगा, 9 बटा 5 5 बटा 9, और 5 बटा 9 जैसे हुआ तैसे इस 3 से ये 9 कटने लगा, 3 तिया 9, और 3 1 3 और 5 8 बटा 3, तो 3 बटा 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 बटा 8, और 2 से ये 8 कट के 4 बन जाएगा, यानी 3 बटा 4। अब 1 धन 3 बटा 4 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 7 बटा 4, कहीं दिख रहा? ये रहा, बस नीचे से पकड़ना है। देखो 5 के 5 और 9 बटा 4, ये 4 बटा 9 बन जाएगा, 5 के 5 4 9 बटा 5, तो ये 5 बटा 9 हो जाएगा ना, और 5 बटा 9 हो जाएगा तो 3 से ये कटेगा ही,
और 3 1 3 5, 8/3, 8/3 यहाँ 3/8 बन जाएगा, और 3/8 करोगे तो 2 से 8 कट करके यहाँ 4 बचेगा, 3/4 हो जाएगा, एक में 3/4 जोड़ोगे 7/4 बन जाएगा। तो ऐसे सवालों को नीचे से हल करते हैं। तो सामान्य प्रश्न होते हैं, गलतियां अक्सर नहीं होती हैं, बस अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाती है। जरा सोचो आप कि 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होना है। विभाजित होने का मतलब हुआ इसे लघुत्तम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम निकालो, कैसे निकालोगे? पहले 3 से काट रहा हूँ, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 धाम 30। और काट सकता हूँ, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 नहीं कटा, 2 पचे 10। और अब काटना ही नहीं, अब खाली गुणा कर देना है बस। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 36 पचे 180, 18 7 126, 1260। यानी हमको 1260 चाहिए लघुत्तम, तभी कटेगा। लेकिन हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको दुगना करने पर 1260 आए। इसका मतलब इसका हम आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 630। कहाँ है 630? ये रहा, देख रहे हैं आप। अगर दुगना करने पर 1260 होना चाहिए तो फिर उसको आधा कर दीजिए, बस दुगना करने 1260 हो जाएगा। ये है सवाल। अच्छा सवाल है ये, अक्सर जो है। अच्छा, 1260 भी विकल्प में दिया रहता है, इसलिए दिया रहता है कि जैसे लड़का लघुत्तम निकाले तैसे उसको 1260 दिखाई पड़ जाए, तुरंत मार देगा उत्तर, बस गलत। ये देखो लिखा है, इसको गुणा करना है, उसके बाद में किससे भाग दे कि ये बन जाए। तो ये वैल्यू इधर कर दो तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, बस यही इतना करना है। मतलब हम अगर इस एक्स को, इस वैल्यू को उस साइड लेके चले जाए तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। ऐसे हो जाएगा 6.25, सॉरी 6.24 गुणा 3.25 अपान 8.45 और गुणा नहीं बराबर एक्स। मतलब यही हल ही करना है। अगर हम चाहें तो एक दशमलव को हटा सकते हैं, ये दशमलव हटा दें। तो काटें, किससे कट सकता है? 5 से काटें, बहुत छोटी छोटी संख्या काट रहे हैं ना। 5 के 5 3 34, 5 के 30, 5 9 45 और 5 से काट दीजिए तो 5 के 30 और 5 पचे 25। 13 से कट रहा है, 13 पचे 65 और 13 तरह में 69। अब 13 से देखो कट रहा क्या? 13 चौके 52, बिल्कुल कट रहा है। देखो 13 चौके 52, दशमलव लगा दो, 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104, गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40, 4 5 20 4 24, 2 अंक के बाद दशमलव, 2.4, इनमें से कोई नहीं, देख रहे 2.4 आ गया, इनमें से कोई नहीं। ये रहा सवाल आपका। फिर से देखो मैंने क्या किया, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया कि 6.24 गुणा 3.25 और बटा 8.45 किया और बराबर कर दिया एक्स के। बस यही काटना था। इनका इनका दशमलव हटा दिया, हटा दिया। अब इसको हमने काटा 5 से, तो ये आया था 169 और ये कितना आया था? 65। फिर 13 से काट दिया, 13 पचे 65 और 13 तरह में 169। अब क्या हुआ? 13 से संख्या कट रही थी, 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104। अब 5 से गुणा करो, 5 अट्ठे 40, 4 5 20 4 24, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 2.4 कहीं आना चाहिए था, नहीं आया। ये है सवाल। तो कुछ चीज़ें अगर आपको पहले से जैसे पहाड़ा वगैरह याद रहती है तो बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए आसान मिल जाती है। लिखा 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? आप जानते हैं अगर सभी पदों में कुछ जोड़ा गया है तो औसत में भी वही जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर पहले औसत 30 है तो उसमें अगर 5 आप जोड़ देंगे तो 30 5 35 हो जाएगा, बिना कुछ लगाए आपका उत्तर आ जाएगा, बिना कुछ लगाए। यानी अगर सभी पदों में कोई संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत में भी वही जोड़ दिया जाएगा, अगर किसी संख्या में कुछ घटा दिया जाए तो औसत में भी वही घटा दिया जाएगा, अगर किसी संख्या में, सभी संख्याओं में कुछ गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी उसी संख्या गुणा कर दिया जाएगा। बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ए तथा बी का औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बी की आयु बताइए। तो सोचो अगर हम ए प्लस बी की आयु निकालना चाहें और उनकी औसत आयु 20 साल दिया है तो 40 साल हो जाएगा ये। और बी प्लस सी की औसत आयु निकालना चाहें तो 19 वहां दिया है तो 38 हो जाएगा। और सी प्लस ए निकालना चाहें तो यहाँ पर 21 दिया है तो 42 हो जाएगा, बस जोड़ दीजिए।
जोड़ देंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और बराबर कितना हो गया 8 2 10, 1 5 3 8 4 12 120, यानी आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 60। अब आप बताओ a प्लस b प्लस c बराबर 60 है और a प्लस c बराबर था 42, तो अगर a प्लस c बराबर दिया है 42, अगर हम इसमें से घटा दें बताओ, तो अब a कट जाएगा और c कट जाएगा, खाली b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 18 साल। कितने साल आ जाएगी, b की मिल गई 18 साल। इतना छोटा सा सवाल है, केवल एक कैलकुलेशन है और सीधे उत्तर है। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लड़का सोचता है कठिन है, कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन है छोटा सा। आइए देखते हैं। लिखा है 962 का 63% बड़ा, प्लस में क्या जोड़ दिया जाए कि 999 आ जाए। बस इसका मतलब ये होता है कि इन संख्या, इसका जो भी उत्तर आएगा उधर ले जाकर 999 से मुझे घटाना पड़ेगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। 962 का 63% हमको निकालना है। आप जानते हैं 962 का 63% कुछ कटने हटने वाला है नहीं, सीधे गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके 2 अंक पर 10 लगाना पड़ेगा, और गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 छके 18, 3 27, 1 28, अब 6 से कर लें, 6 दूनी 12, 6 छके 36, 1 37, 3 6 9 54, 3 57, 6 8 2 10, 1 8 7 15, 1 16, 1 7 2 9 1 10, 1 5 1 6, और 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा क्योंकि 100 से आप भाग देंगे। अब जरा बताइए 999.00 में से हमको घटाना है 606.06, यही घटाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आएगा 8 में से 6 घटाएंगे 2, और यहाँ बचेगा क्या 9, यहाँ बचेगा 3, 392.94। देखो जरा 392.94। अब इतना कैलकुलेशन है, एक छोटे सा सवाल है ये, बस करना कुछ नहीं, इसका अपने परसेंटेज निकाला और उधर ले जाके घटा दी, एक्स की वैल्यू हमारे सामने 392.94। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा। शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी। ध्यान रखना होगा, अगर आपको 10% लाभ प्राप्त करना है तो आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि शुद्ध दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने पर अगर x% का लाभ हो रहा है तो दूध और पानी का रेशियो होता है 100:x। अब क्योंकि यहाँ 10% लाभ प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब दूध और पानी का रेशियो होना चाहिए 100:10, यानी कि 10:1। इसका मतलब हुआ 10 लीटर शुद्ध दूध में 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा 50 किलोग्राम शुद्ध दूध है, अगर 50 किलोग्राम शुद्ध दूध है तो आपको 5 किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा, बस 10:1 में। क्लियर हो रहा? इतना छोटा सा सवाल है। देख, अगर क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ हो रहा है तो जिस अनुपात में मिलाया जा रहा दूध और पानी उसी से तुलना करा दीजिए, बस आपका उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। ये रहा सवाल अगला। एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपया अंकित करता है और 25% बट्टा देता है, फिर भी यदि 12.5% लाभ कमा रहा है तो बस की कीमत क्या है। 300 रुपया अंकित करता है, सोचो ये उसका सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। 300 रुपया उसने छाप दिया और 300 रुपया छापने के बाद 25% का बट्टा दे दिया। 25% ने 100 में से 25 छोड़ दिया, तो 300 में से क्या छोड़ेगा 75 छोड़ देगा। अगर 75 इसमें घटा दिया जाएगा, इसका मतलब 225 में बेच दिया। अब बताओ 12.5% लाभ कमाने जा रहा है, यानी 100 रुपया में 12.5 रुपये का लाभ कमाएगा, यानी कोई सीपी है जिस पर 112.5% पर बेच रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है 225 में। कितने आसानी से इसको आप काट सकते हैं, सोचो। अगर आप इससे काटना चाहें तो 25 बार में कट रहा है, काट दें। अब 25 कितनी बार में काट दिया, सोचो एक बार फिर सोचो। 25 बार में नहीं काट रहा है, देखो ये कट रहा है। कोई सीपी है जिस पर 112.5% पर बेचा जा रहा है, लेकिन कितने बेचा जा रहा है 225 में। तो अगर हम इसको काटें तो दशमलव हटा दी, एक जीरो आप यहाँ लगा दें अगर, तो दशमलव चला जाएगा। अब चला जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसको उसमें हम गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 225000 अपान 1125।
1125 दूना 2250 और आपका उत्तर बन गया 200 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपया रहा होगा। बस यही इतना काम। वैसे बताऊं 12.5 दूना 25 होता है। आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, जब अभ्यास होगा तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब चूंकि लगा रहे हैं तो आपको एक एक बात देखना होता है बस। तो अब देखिए सवाल, विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% वार्षिक दर पर 19,845 रुपए की राशि का निवेश किया। कितने वर्ष बाद उसे दी गई राशि दर पर 9525.6 रुपए का साधारण ब्याज मिल जाएगा? यानी समय पूछा गया। आप बताओ समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। देखो हम समय निकाल रहे हैं डायरेक्ट। समय बराबर ये ब्याज है 9525.6, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन है यहाँ पर 19,845 और गुणा दर कितना है 6। यही काटना है। अगर हम एक जीरो यहाँ से हटा दें तो 10 में चला जाएगा। अब बताओ क्या ये 5 बार में कट सकता है? 19 पचे 95, कटना तो मुश्किल काम है। अब 6 से देखा जाए तो 6 से देखे तो 9 5 14 2 16 5 21 21 6 27, 6 से कट रहा है। देखो 6 से काट लो इसको आप, क्यों हो जाएगा 6 1 के 6 35, 3 35, 6 पचे 30, 52, 6 8 48, 4 45, 6 7 42 और 6 6 36, ये आ गया। अब इसमें आपको देखना होगा कि किससे कट रहा है ये, बताओ। देखो संख्या ये ऐसी आ गई, 5 से अगर हम काट दें 5 दूना 10, तो 5 से इसको काटें तो 5 3 15 48, 5 9 45, 3 34, 5 6 30, 5 9 45। अभी भी 5 बार में कट जाता है तो कितना आराम से कट जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो दुगुड़ा ही कर लेता हूँ। 2 छके 12, 1 2 से 14 1 15, 1 2 से 16 1 17, 1 15 2 30 1 31। और इसको अगर हम 3969 से भाग देंगे तो कम से कम कितनी बार जा सकता है? 8 बार। 8 9 72, 7 8 6 48, 48 7 55 5, 8 9 72 5 77 7 8 3 24 7 1। वेरी गुड, 8 बार में कट गया और ये हमारा उत्तर आ गया 8 वर्ष। देख रहे हैं? तो ऐसी संख्याएं आती हैं। दरोगा में जब ऐसे सवाल आए जिसमें लड़कों ने कहा कि बहुत कैलकुलेटिव आ गया था, भाई निश्चित रूप से आ गया था। कौन कह रहा था कि आप पूरा करके आइएगा? किसी ने, डॉक्टर ने बताया था कि पूरे 40 सवाल करना, 30 सवाल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं था। और इसमें कई लोगों ने अपना पेपर गड़बड़ाया। हाँ, ज़्यादा करने के चक्कर में सोचे गणित आ रही तो लगा डालते हैं, इस चक्कर में कहीं रीजनिंग खराब हो गई, कहीं जीएस खराब हो गया। किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा? 2 वर्ष का पूछ रहा है, किस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पी नहीं पता। तो आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है पी। अगर आप कॉमन लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? पी। अब कर्ली ब्रैकेट करें तो 1 प्लस कौन सा दर है? 5/100 पर 2 साल का मामला है और -1 और बराबर लिखा है 164 रुपया। यही हल करना है। अब इसको आप हल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 21/20 हो जाएगा। 21/20 करोगे तो स्क्वायर करने पर 441/400 हो जाएगा और जब 1 घटाओगे उसमें तो 41/400 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा पी गुणा 41/400 बराबर 164। तो देखोगे 4 बार में कट रहा है और ये 400 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? पी बराबर 1600। कितना आना चाहिए? 1600 रुपये आना चाहिए। अब देखो यही है कैलकुलेशन। ये देखो इतना चीजें हमने मौखिक करी, ये कोशिश करो कि ये चीज ना करना पड़े बहुत ज्यादा। अगर आप लिख लिख के करेंगे तो उतना समय आपका चला जाएगा। बस यही कहानी। समय बचाना है तो कुछ चीजें आपको मौखिक सीखना होगा और ये एक दिन में नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब आप लगे रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए। 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए और सी के बीच का अनुपात बताओ। भाई बात बताओ, ए का दुगुना किसके बराबर? बी के तिगुने के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ए बटा बी की जो वैल्यू है वो 3/2 है। ऐसे बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो बताओ बी बटा सी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। अब ए बी और बी सी का रेशियो आपको मिल चुका है
तो क्या ए बी सी का रेशियो निकाल पाएंगे? ये हो जाएगा 3-2, ये हो जाएगा 5-4, और अब तुलना करें 5-3 15, 5-2 10 और 4-2 8। 15-8 हमको क्या चाहिए था? ए और सी का रेशियो पूछा गया था, 15-8 का रेशियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 ये है, 8 ये है, और तीनों ए बी सी होता तो 15-10-8 होता, केवल ए सी पूछा गया तो 15 और 8 का रेशियो बन गया। देख रहे हैं आप? तो इतना इजी वे में आप इसे सोच पाएंगे। आगे सवाल बढ़ते हैं। देखो क्या है ये। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? यानी जो लाभ अनिल को मिलेगा उसका 50% यानी आधा बताना है। तो सबसे पहले इन तीनों का रेशियो निकाला जाए। रेशियो निकालेंगे। यह है 11 लाख, इनका है 16.5 लाख, इनका है 8.25 लाख। इनका क्या नाम है? प्रकाश। इनका नाम है सुनील, इनका नाम क्या है? अनिल। बताओ अगर ये दशमलव हम हटाना चाहें तो क्या करें? देखो अगर हम 2 जीरो इसमें बढ़ा दें और 1 जीरो इसमें बढ़ा दें तो दशमलव सब हट जाएगा, हट जाएगा। अब चलो काटा जाए, 25 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 2500 के 100, 2500 के 100, ये कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150 और फिर 25 छक्का 150, ये हो जाएगा कितना? 25 तिया 75, 25 तिया 75, फिर 11 काट दीजिए। अब 11 चौक 44, 11 छक्के 66 और 11 तिया 35, यही रेशियो आ गया। अगर ये रेशियो है, अब करें 19.5 लाख था तो 19.5 लाख का किसका बताना? अनिल। अनिल का मतलब 3 बटा क्या? 6 4 10 3 13, कितना है? अब इसका 1/2 बताना, 50% बताना, यानी 1/2 बताना, बस यही काट दो। ये संख्या 19 13 से कटना चाहिए। देखो 13 से काटोगे, 13 एकम 13 और 13 25 65। अब 3 दूनी 6 और 15 छक्का 90, क्या हो रहा है? 15 15 तिया 45 दूना 90, कुछ तो मिस्टेक है ना, 9 लाख कहीं दिख नहीं रहा। एक बार फिर से चेक करो। 11 लाख, 16.5 लाख और 8.5 निवेश व्यापार किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ ये था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? तो 19.5 का 3 बटा 6 4 10 3 13 का 1/2 बताना था। ठीक है, तो हमने क्या किया? 13 एकम 13, 6 65, 13 25 65, ठीक है, सही तो है। तो अब क्या होगा? 15 तिया 45, हाँ भाग गुणा कर दे रहे हैं, 13 15 तिया 45, 4.5/2 हो जाएगा और 2 से आप काटोगे कितना हो जाएगा? 2.25, 2.25 लाख रुपया आपका उत्तर आ। देख रहे हो क्या होगा? इन दोनों का गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। अब देखो लाख लाख का मैटर था, ये देखने में लग रहा था कि कई लाख का मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं था, कितने आराम से कटता चला गया। देखो ये क्या है? ये त्रिभुज का सवाल है। आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल BC है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ भी DE, यहाँ भी पैरेलल BC। तो चित्र 1 में EC और चित्र 2 में AD ज्ञात कीजिए। चित्र 1 में EC बताना है, वेयर इज EC? ये वाला लाइन बताना, और इसमें कितना बताना है? AD बताना, AD ये वाला हिस्सा। अब देखो क्या होता है, जब कभी ये ऐसा डायग्राम बनता है तो इसे सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल का एक सिद्धांत होता है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, क्योंकि जिस रेशियो में ये भुजा कटी है उसी रेशियो में ये भी भुजा कटती है। तो अगर मुझको यहाँ EC बताना है तो हम पहले EC पर काम करते हैं। तो EC कितना हो जाएगा? यानी देखो ऐसे 1.5/3 बराबर है 1/x। अब आप जानते हो 1.5 दूना 3 होता है, और 2 से काट दोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 कहीं दिख रहा, सब में दिख रहा है। तो EC बराबर 2 आ चुका है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब चलो इसमें ढूंढा जाए, तो इसमें इसको x मान लेता हूँ, तो x बटा 7.2 बराबर होगा 1.8 बटा 5.4। आप जानते हैं 18 तिया 54 होता है, अब 3 से आप काटोगे तो 2.4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2.4 आ जाएगा। तो 2 और 2.4 कहाँ है? ये रहा। अब आप सोच लो, कई विद्यार्थियों के लिए ये एक जटिल प्रश्न है। वो सोचते हैं कि ज्योमेट्री है तो कठिन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी है ये। अगर ये सिमिलैरिटी वाला सिंबल आप जानते हो, जब भी कभी दो त्रिभुजों के बीच सिमिलैरिटी का ट्रायंगल लग जाता है तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो इसमें ADE और ABC
सिमिलर ट्रायंगल्स है, और यहाँ भी ADE और ABC सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया। आराम से उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा हुआ A और B किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि A अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। B अकेला कितना दिन में करेगा? बहुत आराम से इसको आप लगा सकते हैं कि A प्लस B इसको 16 दिन में कर सकता है और A अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है। लघुत्तम निकालेंगे तो 48 आएगा, 24 दूना 48 से 16 3 48 होगा। आप बताओ, अगर A प्लस B की क्षमता 3 है और A की क्षमता 2 है तो B की क्षमता 1 होगी, और एक क्षमता से अगर इस काम को करेगा कितना दिन लग जाएगा भाई? 48 दिन लग जाएगा बस। तो B उस काम को 48 दिन में कर ले जाएगा। वर्क एंड टाइम का सवाल है, कुछ सेकंड का समय लगता है, आराम से उत्तर बन जाता है। सामान्य प्रश्न, अब बहुत जटिल प्रश्न है तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे 50 क्वेश्चन या पूरे 100% लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो 100% प्रश्नों को ना हल करें, ध्यान रखिए। अगर हल किए तो गए काम से। किसी नल की टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, एक नल किसी टैंक को कितने घंटे में? 1 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? सोचो, ये A है, ये खाली करता है 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, और ये नल B है, उसे खाली करता है कितने सेकंड में? 30 मिनट में। लघुत्तम तो 60 होगा ही, 60 किम 60, 3 दूना 60। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 यूनिट काम होगा, और 3 से काम होगा तो कितने सेकंड लगेगा भैया? 20 मिनट लग जाएगा। पूरा टैंक 20 मिनट में खलास। तो ये रहा आपका सवाल। देखो, एक कार 9 घंटे में 666 किलोमीटर दूरी तय करती है, इस कार की गति बता दो। अब कार की गति बताना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। बताओ, आपको क्या पता है? समय चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 666, दूरी है 666 और समय लगा है 9 घंटा। काटोगे तो 10 मालूम आएगा। 9 घंटे में इतना किलोमीटर दूर जाकर कार की गति बताओ, तो 9 से काटो, 9 सत्ते 63, 3 बजे 36, 9 चौक 36, 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है भाई। इतना छोटा सवाल, 74 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। तो आप देख सकते हैं, बस खाली सवाल को शुरुआत करते हैं और तुरंत बन जाता है। इतना आसान होता है मैथमेटिक्स। अगला सवाल है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई बता दो। आपको पता होगा गाड़ी की लंबाई जो होगी वो उसके द्वारा उतने सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होती है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमारे पास है, देखो हम गाड़ी की लंबाई बता रहे हैं, तो लंबाई निकाल रहे हैं। तो लंबाई बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 5/18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार कर रही है, तो गुणा 10 कर दीजिए, बस काम हो चुका है। 18 पचे 90, 5 पचे 25, ढाई में 250, यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो 250 मीटर की गाड़ी, 250 मीटर। और 250 मीटर माने होता 1/4 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये सवाल है आपके सामने, देखिए। किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर गुणा 3 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन कराना है, रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बता दो। देखो, कमरे की जो छत होती है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। ध्यान रखिएगा, कमरे चारों दीवारों के क्षेत्रफल, ध्यान अलग से देख लो आप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, ठीक। और छत का क्षेत्रफल L भी होगा, वो बाद में जोड़ देंगे। तो चलो पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें, 2 और 4 + 3 और गुणा 3, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 3 42, फिर देखो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 3 42। ये कमरे के चारों दीवार हो। अब फर्श की कितना हो जाएगा? छत कितना है? 4 × 3 12, 12 इसमें मिला दो, कितना हो जाएगा भैया? 54 मीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल रखना पड़ेगा? 54 मीटर स्क्वायर छपना पड़ेगा। अब ये है सवाल आपका। तो आपने क्या देखा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अलग से आप याद कर लो, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। करोगे चारों दीवार, तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद छत लगाना। छत माने क्या होता है? जैसे फर्श वैसे छत, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे, तो चाहे छत निकालो चाहे फर्श निकालो, दोनों मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है,
उनके आयतनों का अनुपात बताइए। मजेदार क्वेश्चन। देखो अगर आप घन की बात करो तो घन तो ये रहा आपका, रहा, और ये रहा गोला। ठीक, अब गोला बना देता हूं यहाँ पे, थोड़ा 3D टाइप का लगे ना, बॉल जैसा। तो आप जानते हो कि इसकी भुजा ए होती है, इसका रेडियस आर होता है। करे टोटल सरफेस एरिया बराबर है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6a स्क्वायर, और इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। होता कि नहीं होता? अगर टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब करें तो 6a स्क्वायर होगा, और घन का अगर गोले का करें तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब करना क्या, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो आपको क्या करना होगा, आर और ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक में। कैसे दिखाता हूं, देखो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 6 उधर जाएगा तो 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्गमूल ले लो, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √पाई, और ये हो जाएगा आर। वर्गमूल ले लिया सबका। अब इन्होंने क्या कहा, इनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो जो क्यूब होता है उसका आयतन होता है ए क्यूब, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसी का अनुपात हमें बताना है। हम जानते हैं ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर गुणा ए कर दो, ए क्यूब हो जाएगा। मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब हमारा हो जाएगा। बस मैं वही करने जा रहा हूं। देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर गुणा √2 अपान √3 इंटू √पाई और इंटू आर। ये तो यहां तक हो गया घन का आयतन। अब चलो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो काटते हैं, तो ये 3 कट गया, बहुत अच्छा। ये पाई कट गया, बहुत अच्छा। अब करो, ये आर स्क्वायर और आर से मिलके आर क्यूब भी खत्म हो गया। और कुछ हो सकता, इस 2 से 2 दूना 4 कट गया, ये भी खत्म हो गया। अगर हम इस 2 से इसको काटना चाहें तो इस 2 से √2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर हम √पाई रोक दें तो वहां क्या चला जाएगा, √3 उधर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा √6। यानी आपका अनुपात आ गया √पाई अनुपाते √6। ये रहा उत्तर। ये जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा तब इतनी आसानी से कटेगा। मजेदार सवाल है। पहले क्या किया गया था, घन और गोले के टोटल सरफेस एरिया बराबर कह दिया। बराबर कर दिया तो हमने ए को आर के टर्म में कर लिया, उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल दिया, आपको उत्तर याद होगा। आप चाहें तो इसे याद भी कर लें क्योंकि फिक्स रहता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल के लौह चादर की आवश्यकता होगी। अब बताओ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर शंकु को तैयार करना है तो लौह चादर कितना चाहिए, क्या करोगे, पाई आर एल निकालना पड़ेगा ना। तो देखो ये रहा शंकु, ये रहा शंकु। अब इन्होंने कहा त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 24, तो ये निकाल सकते हो। 7 और 24 पाइथागोरस लगाओगे तो ये 25 बन जाएगा। बस काम हो गया। पाई आर एल, तिर्यक क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल माने हुआ 22/7, आर का मतलब 7 और एल का मतलब 25। 7 7 कट गया तो 25 दूना 50, 5, 25 दूना 50, 5, 55। ये कितना हो गया भैया, ये ऊपर का मामला आ गया। आप कह रहे हो भैया नीचे का तो कुछ है नहीं, अभी नीचे का ढक्कन भी तो लगाना, वो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब एक ढक्कन भी निकाल लो पाई आर स्क्वायर में, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 कट गया, 22 7 154, 154 इसी में जोड़ दीजिए तो 4 5 0 5 6 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, पाई आर एल निकाल दिया तो ऊपर कर्व सरफेस एरिया आ गया, और नीचे का ढक्कन लगा दिया, पैक कर दिया उसको, तो वो 154 आ गया, दोनों जोड़ दिया 704, आपका उत्तर आ गया। टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला बनता वही लग जाएगा। अब अगला सवाल देखो, लिखा छात्रों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य 60 दिन में पूरा करने की योजना बनाई। उनमें से 5 छात्र नहीं आ पाए और 80 दिन में काम पूरा हुआ। आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। क्या मजेदार सवाल है। सोचो, यह लोग पहले सोचे होंगे यह काम करना चाहिए, और उन्होंने सोचा था 60 दिन में कर ले जाएंगे, सही बात। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो 5 लोग आ ही नहीं पाए। कितने लोग आ पाए, x - 5 लोग आ पाए, इसीलिए यह काम 80 दिन में पूरा हुआ। क्या x की वैल्यू आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी। आप चाहें तो इसको 20 × 60 और 20 × 80 कर सकते हैं। अब गुणा करिए, 3x बराबर 4x और -20। तो अगर हम 3x इधर करें और 20 इधर लाएं तो x बराबर कितना हो जाएगा
प्रारंभ में 20 लोग थे। अगर 20 लोग रहते तब 60 दिन में पूरा काम हो गया होता, लेकिन 5 लोग नहीं आ पाए, बात खत्म। इतने आसानी से आप इन सवालों को सोच सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 2400 में बेच दी, घाटा सह के बेचा, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर कलाई घड़ी बेचना चाहिए? 2400 को बेचा। सोचो ये 2400 क्या है, एक लाइन का सवाल है ये, श्रीमान जी। 2400 क्या है? किसी संख्या का ये 75/100 है, ये भाई घाटा सह के बेचा ना, यानी क्रय मूल्य का 75/100 है ये। इसका मतलब अगर इसको हम 100/75 कर दें तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब क्रय मूल्य के बाद हमको उसको लाभ पर बेचना 25% के लाभ पर, तो हम इसको बेचेंगे 125/100। यही बेच दो, ये दोनों 100 गया, 25 25 125 25 3 75, 3 8 24, 8 25 40, 4000। यानी अगर वह घड़ी को 4000 रुपए में बेच देता तब उसको कितना लाभ हो जाता? 25% का लाभ हो जाता। जहां घाटा हो रहा था 25% का, तहां लाभ होने लगता है 25% का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लिखा है कि पुनीत ने एक परीक्षा में 175 अंक मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। पासिंग मार्क जो था 35 था, 35%। तो अधिकतम अंक कितना था? भाई मेरे अधिकतम अंक कैसा रहा होगा? अगर वो उसका 35% पाता तो पास हो जाता, क्लियर। और अगर वह 175 नंबर पाया था, 35 और पा जाता तब भी पास, मतलब इधर भी पास था उधर भी पास था। अब इसी को हल कर लो, एक्स की वैल्यू आपके पास पहुंच जाएगी। बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ो, 5 5 10, 4 3 7, 7 3 10, 11, 1 1 210 गुणा 100/35, 7 5 35, 7 3 21, 5 6 30, 600। कितना था? अधिकतम अंक कितने आ गए? 600। तो आप देख सकते हैं इन सवालों के साथ जैसे नहीं होता प्ले विथ नंबर, प्ले विथ मैथमेटिक्स, एकदम इजी वे में घूमते जाएंगे तो ऐसे सवाल आपके पास इतना बढ़िया तैयार हो जाएंगे जो मौखिक कहलाते हैं। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अनुपात 3:1 था। यदि दूध और पानी का अनुपात 2:3 करना हो तो कितना पानी और मिला दें? सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर लो आप। सबसे बढ़िया तरीका, 80 लीटर टोटल है और 3:1 का रेशियो में है, तो 3 1 4, 4 दूनी 8 20, 20 या 60, 20 1 20, यानी 60 लीटर दूध और 20 लीटर पानी। ऊपर नीचे लिखो, 60 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। कह रहे कितना पानी और मिला दें? पानी x मिला दो, तो कौन सा रेशियो हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर हाजिर। आप क्या करोगे? इस 2 से इसको काट सकते हो, 30 और 30 या 90। बताओ 20 + x बराबर 90, तो x बराबर क्या हुआ? 70। यानी अगर 70 कहाँ गया भाई? इनमें से कोई नहीं। अगर हम 70 लीटर पानी और मिला दें, एक बार जांच करा देना, 80 लीटर था, 3:1, 4 दूनी 8, 20 था, ठीक है। तो अब 60 और 20 लिख दिया। कह रहे कितना पानी मिला दें? ठीक, 2:3 करना है, तो 2 और 3 है, ठीक है। 2 से काट दिया इसको, 30 30 या 90, ठीक है। 70 लीटर, इनमें से कोई नहीं, यानी 70 लीटर अगर पानी मिला दोगे तो काम हो जाएगा। जांच करा दें, अगर आप 70 लीटर पानी से मिला दोगे तो 80 लीटर ये ऑलरेडी है, और 70 लीटर पानी मिला दोगे तो 8 7 15, 150 लीटर हो जाएगा। 150 लीटर में पानी कितना हो जाएगा? 70 मिलाओगे और ये बहुत 20 पहले से था, तो 90 लीटर हो जाएगा। तो 90/150 बराबर, तो पानी है ना, दूध हो जाएगा 60, पानी हो जाएगा 90, 2:3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो जांच कंप्लीट हुई और ये सवाल बहुत आसानी से आप लोग समझ गए। कोशिश करिए जुड़े रहने के लिए, हम लगातार आपके साथ रोज प्रैक्टिस लाते रहेंगे। एंजॉय कीजिए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम पहुंचेगी।